नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल RPSC विद नवीन सैनी में स्वागत है। चलिए विद्यार्थियों, आज शुरू करते हैं अपना ये पार्ट नंबर 3 है। आज तीसरा वीडियो बना रहे हैं भारत के मानसून तंत्र को लेकर के। ठीक है, तो अपन आराम से समझेंगे इसको कि क्या है क्या नहीं है। तो देखिए, आज बात करेंगे अल नीनो सिद्धांत के बारे में। अल नीनो सिद्धांत है, उसके बारे में बताया था गिलबर्ट वॉल्कर ने, जो कि अमेरिका के थे। ठीक है, तो ये गिलबर्ट वॉल्कर जो नाम है वो अल नीनो के साथ आपको याद रखना मस्ट है। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको विभिन्न एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। तो अल नीनो का अर्थ क्या होता है? तो अल नीनो एक गर्म महासागरीय धारा है जो पश्चिमी प्रशांत महासागर के दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर, जो पेरू नाम की जगह है, उसके समीप है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये महासागरीय धारा है, गर्म जल धारा। देखो, अल नीनो और ला नीनो क्या है? अल नीनो है कि जब इस धारा का प्रभाव अधिक हो तो भारतीय मानसून कमज़ोर हो जाता है, और ला नीनो क्या है कि मानसून अधिक सक्रिय होगा, जिसमें भारत में क्या होगी? अतिवृष्टि होगी। अर्थात जब अल नीनो ज़्यादा सक्रिय हो जाता है तो भारत में मानसून कमज़ोर हो जाता है, जबकि ला नीनो की वजह से क्या होती है? अतिवृष्टि होती है, अर्थात मानसून अधिक सक्रिय हो जाता है। इसमें अनावृष्टि होती है, सूखा पड़ता है। इसमें अतिवृष्टि होती है, बाढ़ आती है। और ये मानसून पूर्वी हिंद महासागर की ओर चला जाता है। तो ये मैं बता दूंगा कि अभी पूर्वी हिंद महासागर में कैसे जाता है, क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में आपको डिटेल से बताया जाएगा। कैसे बताया जाएगा? मैप के थ्रू बताया जाएगा। देखिए, होता क्या है, अक्सर यहाँ से आप समझेंगे, ये है अपना प्यारा भारत महान, और भारत में इधर ये अरब सागर है और इधर है आपकी ये बंगाल की खाड़ी। यहाँ से जो आपने ऊपर थ्योरी पढ़ी है वो समझ में आएगी। इधर ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है और इधर ये दक्षिण अमेरिका, और यहाँ पे पेरू नाम की जगह है। ठीक है, पेरू। अब देखो इधर क्या है, ये ऐसे थोड़ी सी ऊपर है पेरू जगह, ऐसे यहाँ पर। तो देखो, इधर से एक गर्म जल धारा इस तरफ बहती है, इस तरफ बहती है, और इससे यहाँ से इस तरफ बहती है। ठीक है, और ये गर्म जल धारा है, और ये गर्म जल धारा बोलते हैं कि ये इस पानी की सतह के नीचे बहती है। ठीक है, तो जब ये गर्म जल धारा बहती है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक क्या बनता है? निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है। निम्न वायुदाब का क्षेत्र, निम्न वायुदाब का क्षेत्र का निर्माण होता है। और भारत में भी यहाँ पर थोड़ा सा ये ऊपर लद्दाख करके, इधर ये सेवन सिस्टर करके, इधर बांग्लादेश, और ये छोड़ो आप, इधर थार के मरुस्थल में क्या बनता है? निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है। अब देखो होता क्या है, एक तो अरब सागर से ऐसे अपने ये मानसून आता है, एक मानसून अपना इधर से ऐसे आता है, उसके बाद में ये ऐसे होते हुए, यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए, थोड़ा रेड कलर में कर दूँ, यहाँ से होते हुए वापस इस तरफ मुड़ता है। इसको बोलते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून। अब एक्चुअल में होता क्या है, एक ये निम्न वायुदाब का क्षेत्र यहाँ बनता है, एक बनता है यहाँ पर, थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, यहाँ पर। अब जब ये निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है, तो अब जहाँ पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र होगा उस तरफ हवाएं जाएगी। ये निम्न वायुदाब का क्षेत्र बना, तो अब ये सारे के सारे ये मानसून को, सारी हवाएं इस तरफ दौड़ेगी, तो भारत में मानसून क्या हो जाएगा? अधिक सक्रिय हो जाएगा। और मान लो ये जो निम्न वायुदाब का क्षेत्र है, इससे ये वाला क्या हो जाए? ज़्यादा सक्षम हो जाए, ज़्यादा तेज़ी से हो जाए। ठीक है, मतलब ज़्यादा प्रबल हो जाए ये निम्न वायुदाब का क्षेत्र। तो यहाँ से जो हवाएं ऐसे चलती है ना, ये ऐसे हवाएं जाती है और फिर ये आगे जाके यहाँ पर मुड़ती है। ये क्यों मुड़ती है ये मैंने बता दिया, कोरियोलिस बल था। ठीक है, इसकी वजह से मुड़ती है। तो अब देखो होता क्या है कि जब ये निम्न वायुदाब का क्षेत्र अधिक प्रबल रहता है, तो ये हवाएं इधर इस प्रकार से, इधर कोरोमंडल तट की, कोरोमंडल जो तट है, और ये अपने यहाँ पर जो आम्रवर्षा वाला ये क्षेत्र है, यहाँ पर ऐसे मुड़े बिना ही किस तरफ मुड़ जाती है? इस तरफ मुड़ जाती है। ये हिंद महासागर है, तो हिंद महासागर का ये जो मैं ब्लू कलर में बताऊँ, ये वाला हिस्सा कौन सा हिस्सा है? पूर्वी हिस्सा है। तो मानसून इधर ना मुड़ के इधर बंगाल की खाड़ी की तरफ, इधर कम हवाएं जाती है, और हवाएं ज़्यादातर किधर चली जाती है? हिंद महासागर के पूर्व में, अर्थात जो ये यहाँ पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन रहा है, इस निम्न वायुदाब के क्षेत्र में चली जाती है। आई बात समझ में? इससे मानसून हो जाता है कमज़ोर, और इसे ही बोलते हैं अल नीनो। अब ये अल नीनो, मान लो ये गर्म जल धाराएं यहाँ तक आ गई और यहाँ पर आकर बन गया, तो ये और ज़्यादा प्रबल होगा, तो ये सारी की सारी हवाओं को इस तरफ खींच लेगा। इससे भारत में सूखा तक पड़ सकता है। ठीक है, सूखा तक। और 110 सालों में, अभी आगे डिटेल लिखी हुई बताऊंगा, 43 बार सूखा पड़ा, और उसमें से 18 बार वजह यही अल नीनो था। और यदि मान लो ये यहाँ पर नहीं बनकर यहाँ पर बने और कमज़ोर बने, निम्न वायुदाब का क्षेत्र इतना प्रबल नहीं हो, तो फिर क्या होगा? फिर अपने भारत में ये निम्न वायुदाब का क्षेत्र अधिक सक्रिय रहेगा, तो ये पूरे मानसून को पूरी तरीके से खींचेगा भारत में, और भारत में होगी अतिवृष्टि। ठीक है, तो एक ये चीज़ भी है, तो इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखें। ठीक है विद्यार्थियों, तो आगे बढ़ते हैं।
आगे देखो 1987 में भारत में आए सूखे का कारण भी यही अल नीनो प्रभाव था। 1875 से 1985 तक मतलब लगभग 110 साल में 43 बार भारत में सूखा की स्थिति हुई और इसमें 19 बार कारण यही अल नीनो था। ठीक है, और अल नीनो प्रभाव भारत में सूखे की व्याख्या पूरी तरह करने में असक्षम है। भाई 43 बार सूखा पड़ा, उसमें से 19 बार ही अल नीनो के द्वारा व्याख्या की जा सकती है। बाकी के जितनी भी बार सूखा पड़ा उसमें अल नीनो का प्रभाव है वो दृष्टिगोचर नहीं होता है, अर्थात दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो इस वजह से अल नीनो पर आज के दिन भी रिसर्च चलता है कि क्या ये रियल में इतना प्रभावकारी है या नहीं है, अभी डाउट सेशन में चल रहा है। ठीक, अब देखो भारतीय मानसून, अब अपन ये अल नीनो सिद्धांत पढ़ दिया, जेट स्ट्रीम वाला पढ़ा, अब अपन क्या करेंगे, इसको ओवरऑल पढ़ेंगे, पूरे के पूरे को ओवरऑल समझेंगे कि ये चीज़ किस प्रकार से। तो देखो ग्रीष्म ऋतु में जो और एक शीत ऋतु में होता है। ग्रीष्म ऋतु में अपने दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून देखो, ये दक्षिण और ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून इस तरफ से रहता है जो कि घूम के इस तरफ से आता है, तो इसे बंगाल की खाड़ी का मानसून शाखा है। और एक इधर से ऐसे सीधी आती है, उसको बोलते हैं अरब सागरीय मानसून शाखा, जो कि आपने पढ़ लिया अच्छे तरीके से। देखो ये अरब सागरीय शाखा है, ये सर्वप्रथम मालाबार तट केरल को टच करती है वैसे। ठीक है, और ये इधर से दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, ये हवाएं घूम के इस तरफ से आके घूमती है, ऐसे कोरियोलिस बल है ना, तो फेरल का नियम है, तो ये सब तो आपने पढ़ ही रखा है। और भी अपन इसको मैप से समझेंगे हालांकि, लेकिन मोटे मोटे तौर पर बता रहा हूँ। ठीक है, और एक शीत ऋतु में अपना उत्तरी पूर्वी मानसून है, ये उत्तरी पूर्वी मानसून है। ठीक है, तो भारत का ये उत्तर साइड इस तरफ है और पूर्व साइड इस तरफ है, वो वापस आता है, उस मानसून की बात हो रही है यहाँ पर। ये उत्तरी पूर्वी मानसून के बारे में भी हमने पढ़ा था, इधर से आता है ना ऐसे, कल वाले वीडियो में परसों वाले में देखा होगा आपने, यहाँ से आता है ऐसे, तो ये उत्तरी पूर्वी मानसून होता है। ठीक है, तो भारत में मानसून ये, और एक होता है वो चक्रवात। तो इस प्रकार भारत में कुल 4 तरह से बारिश होती है, तो ये 4 चीज़ें थी। अब देखो ग्रीष्म ऋतु वाला ये बताते हैं, ये अरावली है जो कि इस अरब सागर से आने वाले मानसून की शाखाओं की क्या पैरेलल है, जिसके कारण से अपने राजस्थान में सूखे की स्थिति रहती है अक्सर। और ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून देखो कुछ हवाएं तो इधर से आके और इधर घूमती है और ये आती है, कुछ क्या करती है कि इधर ये देखो ये पश्चिमी घाट पर पहाड़ियाँ हैं, तो इन पहाड़ियों के सहारे ऐसे चलता हुआ यहाँ पर भी खूब क्या करता है, बारिश करता है। ठीक है, इसको भी आप समझ सकते हैं। भारत में सबसे पहले अरब सागरीय मानसून आता है, तो ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है कि भारत में सर्वप्रथम कौन सा मानसून आता है, तो भारत में सर्वप्रथम आपको अरब सागरीय मानसून देखने को मिले। ठीक है, देखिए विद्यार्थियों, वीडियो में पूरा कंटेंट है वो एकदम मक्खन कंटेंट है, शॉर्ट एंड स्वीट है, आपका टाइम बिल्कुल इसमें ख़राब नहीं किया जाता है। आप बस इस पीडीएफ को परचेज़ कर लो। पीडीएफ में परचेज़ करने में जो दिक्कत होती है, तो आप जो नंबर दे रखे हैं व्हाट्सअप नंबर, उन पर अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट सेंड करके पीडीएफ मांग सकते हो। ठीक है ना। इसके अलावा मेरी ये कोशिश है कि आपके कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डिलीवर हो। देखो भारत में सबसे पहले अरब सागरीय मानसून आता है और 25 मई को ये अंडमान निकोबार पहुंचता है। ठीक है, 1 जून को ये केरल पहुंचता है, 5 जून को कर्नाटक, 10 जून को मुंबई, भुवनेश्वर, कोलकाता तक, 15 जून को अहमदाबाद, लखनऊ तक, और 15 जून के बाद जयपुर, दिल्ली की तरफ क्या होती है, वर्षा होती है। अरब सागरीय शाखा तुलनात्मक दृष्टि से बंगाल की खाड़ी की शाखा से अधिक शक्तिशाली होती है और मानसून द्वारा लाई गई आर्द्रता का 65% भाग अरब सागर से आता है, जबकि 35% भाग किससे आता है, बंगाल की खाड़ी से आता है। तो ये भी ध्यान रखना कि अरब सागर के जो मानसून की जो शाखा है उससे भारत में 65% बारिश होती है, जबकि बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है उससे कितनी बारिश होती है, उससे 35% बारिश होती है। अरब सागरीय मानसून पश्चिमी घाटी के सहारे वर्षा करता है और ये वर्षा पर्वतकृत वर्षा कहलाती है। जैसे ये अरब सागरीय मानसून की ये यहाँ पर मैं बता रहा हूँ ना, ये पहाड़ियों के पास में बारिश होती है, तो ये पर्वतों की वजह से होती है। यहाँ पर पर्वत पहाड़ियाँ हैं, तो इसी वर्षा को क्या कहते हैं, पर्वतकृत वर्षा कहते हैं। पश्चिमी घाट से दक्षिण से उत्तर की तरफ जाने पर वर्षा में कमी आती है, ऊंचाई में कमी के कारण। तो ये कहता है कि पश्चिमी घाट से, जो ये पश्चिमी घाट है, कौन सा, ये पश्चिमी घाट के यहाँ पर दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं ना, तो बारिश में कमी आती है। क्यों? क्योंकि इस तरफ तो पहाड़ियाँ ऊंची है, फिर जो छोटी पहाड़ियाँ, तो फिर उनके ऊपर से हवाएं से निकलने लग जाती है और यहाँ पर पूरी टकराती है, तो इधर बारिश ज़्यादा होती है, इधर बारिश कम होती है। तो ये भी बहुत सिंपल है। आप अब देखो राजस्थान में अरावली के समांतर ये शाखा जम्मू ऊपर से सीधा गुजर जाती है और जम्मू और कश्मीर हिमाचल तक चली जाती है और वहाँ हिमालय से टकरा कर वहाँ पर क्या करती है, खूब वर्षा करती है। पश्चिमी घाट पर 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, जिस कारण यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। भाई ये पश्चिमी घाट एरिया है ना, यहाँ पर क्या होती है, 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है ऊंची पहाड़ियों की वजह से, तो इस कारण से इसे यहाँ पर कौन से वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं। अब बंगाल की खाड़ी की शाखा,
तो देखो बंगाल की खाड़ी की शाखा ये इस तरफ ऐसे 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 ये हवाएं चलती और चलते चलते देखो ये जो सेवन सिस्टर वाला भाग है पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, तो इधर जो सुरमा घाटी है, सुरमा घाटी से ये देखो यहाँ से कुछ हवाएं तो मुड़ जाती है इस तरफ। ये मुड़ती है किस वजह से मुड़ती है? कोरियोलिस बल है, फेरल के नियम के अनुसार, ठीक है ना, मुड़ती है। और कुछ हवाएं ऐसे आगे बढ़ती है ना, वो इस सुरमा घाटी से इसके अंदर चली जाती है और यहाँ पर पर्वतकृत वर्षा होती है। पर्वतकृत वर्षा क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको पता है बहुत ज़्यादा पहाड़ियाँ हैं अरुणाचल प्रदेश की यहाँ पर, ठीक है। सेवन सिस्टर में पहाड़ी एरिया, पहाड़ियाँ, तो यहाँ पर क्या होता है, ये मतलब ये हवाएं घुस तो जाती है लेकिन इतना अवरोध है यहाँ पर चारों ओर पहाड़ियाँ, तो वो वहाँ पर हवाएं टकरा टकरा कर बारिश करती है। और सर्वाधिक मानसून जो मानसून नाम है, ठीक है ना, तो यहाँ पर 1141 सेंटीमीटर वर्षा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर बारिश होती है आपकी मासिन राम, ठीक है। तो यहाँ पर बारिश होती है आपकी 1141 सेंटीमीटर तक क्या होती है, बारिश आपको देखने को मिलेगी। इतनी खतरनाक यहाँ पर बारिश होती है क्योंकि इसकी भौगोलिक स्थिति कुछ इसी प्रकार की है। तो पर्वतों और पहाड़ियों से टकरा कर वहीं पर होने वाली बारिश को क्या कहते हैं? पर्वतकृत वर्षा कहा जाता है। तो इस चीज़ का भी आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। आगे देखो पूर्वी तट पर होने वाली वर्षा चक्रवाती वर्षा कहलाती है। बंगाल की देखो यहाँ पर होती है ये चक्रवाती वर्षा होती है यहाँ पर चक्रवात की वजह से, तो पूर्वी तट पर जो वर्षा होती है चक्रवाती वर्षा कहलाती है। और बंगाल की खाड़ी की शाखा पश्चिम बंगाल होते हुए मैदानी भारत में प्रवेश करती है एवं बिहार, यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान तक पहुँचती है। और राजस्थान में इन्हें पूर्वइयाँ कहते हैं, ठीक है। अब देखो पूर्वइयाँ क्या है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी से आने वाली जो मानसूनी हवाएं हैं, कहाँ से आती है? दक्षिणी पश्चिम में बंगाल की खाड़ी से जो हवाएं आती हैं, कहाँ से आती है? बंगाल की खाड़ी से आने वाली जो हवाएं हैं, आने वाली हवाएं वो पूर्वइयाँ कहलाती है। वाली हवाएं पूर्वइयाँ कहलाती है, पूर्वइयाँ कहलाती है। तो इस चीज़ का भी आपको क्या रखना है? विशेष से विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो अब देखिए मानसून प्रस्फुटन, तो मानसून का आकस्मिक आ जाना क्या कहलाता है? मानसून प्रस्फुटन कहते हैं। तो ये प्रस्फुटन पूर्वइयाँ, इन शब्दों का ध्यान रखना, कई बार पूछते हैं इनको, ठीक है। अब देखो उत्तरी पूर्वी मानसून जो कि शीत ऋतु में आता है, तो देखो ये पश्चिमी जेट स्ट्रीम में जो ऊपर चलती है और ये अपना ये हिमालय है, ठीक है। तो ये वापस ये लौटता हुआ मानसून है ना, तो यही उत्तरी पूर्वी मानसून है। इस तरफ उच्च वायुदाब बनता है और यहाँ पर आपको पता है निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है और ये हवाएं ऐसे वापस जाती है और ये यहाँ पर कोरोमंडल तट पर तमिलनाडु में यहाँ पर ये क्या करती है? वर्षा करती है। उस समय यहाँ पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बना रहता है, हिंद महासागर, तो ये सारी की सारी हवाओं को अपनी तरफ क्या करता है? खींचता है और ये लौटता हुआ मानसून होता है। इससे होने वाली जो बारिश होती है उसको मावट कहते हैं। इनको गोल्डन ड्रॉप्स भी कहा जाता है, ठीक है। और इन्हें सुनहरी बूंदें भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुनहरी बूंदें भी कहा जाता है हिंदी में। और यहाँ तमिलनाडु इधर साउथ में क्या होता है, ये वर्षा है वो आम के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, इस वजह से इसको आम्र वर्षा भी कहा जाता है। तो ये चीज़ है, ठीक है विद्यार्थियों। तो इसी के साथ जो ये अपने आज का सेशन है वो यहीं पर कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।